गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आपका दोस्त अजीत कौर गुप्ता फिर से आपके लिए लेके आ गया हूँ जेईई मेंस से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट वीडियो। अब मैं वीडियो सीरीज के माध्यम से आपके जेईई मेंस एनटीए ने जो पूछा है जनवरी के सेशन में 2023 क्योंकि यह सॉरी 24 इसमें जो सवाल पूछा है उससे डिस्कस करने आया हूँ। इस बार कॉन्सेप्चुअल सवाल ज़्यादा थे, इसलिए बहुत सारे शिफ्टों में ऐसा देखा गया है कि जो कट ऑफ है परसेंटाइल का वो प्रीवियस ईयर के मुकाबले 40-45 नंबर का मार्जिन लेके बैठे। तो उसको लेकर के डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का मैसेज आया था कि सर मेरा स्कोर अच्छा है, परसेंटाइल जो आपने एक्सपेक्ट किया उससे कम आया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो परसेंटाइल का है वो ओवरऑल इंडिया के सभी इंस्टीट्यूशन ने उसी तरह का प्रेडिक्शन किया था। बट ठीक है, 2 शिफ्ट में ऐसी प्रॉब्लम आई थी जिसमें आपका स्कोर था भी और परसेंटाइल अच्छा नहीं। अब मैं यहाँ पर आपको शिफ्ट वाइज हर सेक्शन के सवाल को लेके आऊंगा और कितना ट्रिकी सवाल पूछा गया है, कितने लेंथी सवाल पूछे गए, कॉम्प्लिकेटेड कौन है, ठीक है ना, उसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको जो सवाल डिस्कस कर रहा हूँ पार्ट वाइज वो 27 जैन को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सेशन 1 में जो सवाल थे उनको डिस्कस करें। हमारा शुरुआत अभी फिजिक्स की यूनिट से हो रहा है, बाद में सारे यूनिट को एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अपनी पढ़ाई जैसे भी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें और 5-7 मिनट का समय केवल दें वीडियोस पर, ताकि आप सारे क्वेश्चन के थ्रू गो थ्रू भी हो जाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ऑब्वियस है कि स्पेयर टाइम्स आपके पास बहुत सारे होंगे जो पढ़ते पढ़ते सैचुरेट कर दें। केवल इनको थ्रोली सुन लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। और इसीलिए मैं वीडियोस का लेंथ पूरा 1 घंटे 1.5 घंटे का नहीं रख रहा, ताकि आपको ये पार्ट कंप्लीट भी हो लेकिन कोई बर्डन ना। ठीक है, डिस्कस करते सवाल के साथ बहुत ही अच्छा सवाल है ट्रांसफार्मर का जुड़ा हुआ, और ये जो भी बच्चे पढ़े हैं वो बता सकते हैं कि ये सवाल अपने आप में कितना इजी है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में बोल रहा है कि प्राइमरी साइड को कनेक्ट कर दिया गया है 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के सप्लाई से। ठीक है ना, और ट्रांसफार्मर के बारे में अगर आप जानते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर आप पक्का पढ़े होंगे और ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं, तो ये साइड इसका प्राइमरी साइड होता है और ये हुआ सेकेंडरी साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादातर ये फ्रीक्वेंसी की कोई यूज होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जरूरत नहीं है। टर्न्स रेशियो दे दिया है, मतलब कि आपको NP/NS दे दिया, जो कि बोला 10:1। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू सेकेंडरी साइड, मतलब कि RS वैल्यूज दे दी है जो कि 46 ओम। ठीक है, और आपसे पूछा है पावर कंज्यूम, मतलब कि पावर इन सेकेंड काम खत्म। अगर हम सिंपल वे में इसको सॉल्व करना चाहे तो आप देख सकते हो कि फॉर ट्रांसफार्मर VP/VS, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी के वोल्टेज जो रेशियो होंगे वो टर्न्स रेशियो के बराबर होंगे। मतलब प्राइमरी में सप्लाई 230 वोल्ट का है, 230 बाय सेकेंडरी सप्लाई इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंडरी सप्लाई इज इक्वल टू 230 बाय 10 और 23 वोल्ट। ठीक है, और इसके दूसरे हिस्से में हमसे पूछा है कि भैया ऐसा कि पावर कितना होगा, तो पावर का सिंपल फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू V²/R। सेकेंडरी का हमें वोल्टेज मालूम चल चुका है 23, तो 23²/R जो कि गिवन है 46, 11.5, और हम यहां से कह सकते हैं 11.5। ठीक है, सिंपल सवाल, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ 11.5। अगर हम एग्जाम हॉल में इसको देख रहे हैं और एलियन स्टूडेंट हैं तो ये विद इन 1 मिनट या 30 सेकंड बनने वाले सवाल है। मतलब ये बोनस सवाल था हर वो स्टूडेंट के लिए जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा है, क्योंकि फिजिक्स में ऐसे सवाल बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो काफी इजी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हम एनटीए के भी आंसर को अगर मैच करा दे तो एनटीए ने भी 11.5 वाट को आंसर किया है, तो हम आपके लिए ये समझ रहे हैं ये कोई समस्या का विषय नहीं है। अगर हम नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करें तो यहां कह रहा है कि द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट। देखिए इस तरह के स्टेटमेंट वाले सवाल हर शिफ्ट में हर सेक्शन में 2 से 3 जेईई मेंस ने मतलब एनटीए के थ्रू इस बार डाला था। तो इन सवालों को पहले समझ लें, पहले किसी एक स्टेटमेंट को, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है कौन करेक्ट और इनकरेक्ट है, बस इतना पूछ रहा है। तो पहले एक एक करके एक एक स्टेटमेंट को चेक करें। पहला बोला कि जो लिमिटिंग फोर्स होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का वो डिपेंड कर रहा है एरिया को। देखिए ऐसे करके मार्क करिए कि किन किन बातों को वो चेक कर रहा है, और इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल। ठीक है,
अगर हम फ्रिक्शन को जानते हैं तो फ्रिक्शन कहता है कि भाई किसी सरफेस के कांटेक्ट में जब बॉडी आएगी तो मोशन के अगेंस्ट एक फोर्स लगेगा, ठीक है। और यह जो वैल्यूज होगा वो डिपेंड करेगा नॉर्मल फोर्स पर, मतलब रिएक्शन फोर्स जो कांटेक्ट के कारण आया, और साथ साथ म्यू टाइम्स, मतलब फ्रिक्शन कोई होता है तो म्यू टाइम्स ऑफ रिएक्शन फोर्स। अब ये जो म्यू है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, और ये नॉर्मल है, उसका तो मटेरियल के डायमेंशन से नहीं लेना देना है, ये कांटेक्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये पहले स्टेटमेंट में जैसे ये वर्ड बोला इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, भाई यहाँ तो डिपेंड कर रहा है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत, मतलब अगर हम ट्रायल के बारे में भी सोचे तो पहला स्टेटमेंट गलत, मतलब कि ऑप्शन 1 के बारे में और ऑप्शन 3, ठीक है ना, ये दो ऑप्शन में से ही कोई और एक आंसर हो, मतलब यह डिपेंड करेगा कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। सेकंड देखिए, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, ऑब्वियस है, पहले पार्ट का उल्टा बात बोला है, एंड डिपेंड्स ऑन मटेरियल, जो कि मतलब सिंपल है, पहला बात इनकरेक्ट और उसी को या रिवर्स किया है, दूसरा बात ऑब्वियस है करेक्ट होगा। तो हमारे लिए एकदम से यह फिर से फुल टॉस वाली बात, और हमें ये बोल रहा है कि पहला जो है वो इनकरेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, और हम ये बोलेंगे कि दूसरा जो है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो पहला इनकरेक्ट और दूसरा करेक्ट, मतलब ऑप्शन 3, ठीक है। अगर हम एनटीए के भी आंसर जो दिए गए हैं उसको देखें तो एनटीए ने भी इसे ही आंसर किया है, तो हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर से यह सवाल बहुत ज्यादा समय लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, ए बॉल सस्पेंडेड बाय थ्रेड स्विंग्स इन ए वर्टिकल प्लेन सो दैट इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। देखो कभी-कभी ऐसे सवाल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्विंग करने वाले में एक्सेलरेशन बराबर, देखो क्योंकि हम खुद भी इस चीजों को झेले, यहाँ एक वर्ड है जिसको ध्यान देने की बात है, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, यहाँ इन्होंने बोला है कि एक्सेलरेशन के बारे में नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, दैट मींस कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने पहले ही आपको हिंट दे दिया सवाल में कि यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे भैया, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। In the extreme position and the lowest position are equal. The angle theta of thread deflection in the extreme position will be. ठीक है भाई, बनाते हैं सवाल को जैसा दिया उस सवाल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। सवाल के अनुसार अगर देखें तो कह रहा है कि एक वर्टिकल प्लेन में थ्रू ए थ्रेड्स एक मास m यहाँ पर सस्पेंडेड है, जो स्विंग कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो ये स्विंग कर रहा है तो ऑब्वियस है कि स्विंग करेगा तो किसी एक्सट्रीम पॉइंट पर चला जा सकता है, और उस समय एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोल रहा है थीटा, ठीक है। तो अब अगर हम कहें कि एक्सट्रीम पॉइंट पर एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो बोला लोएस्ट पोजीशन, मतलब कि हमें यहाँ पर जो डील करना है वो है कि एक ये पोजीशन और एक ये पोजीशन पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो, इससे हमारा काम बन जाए। अगर हम एक्सट्रीम पर बात करें तो यहाँ पर एक्सट्रीम पर इसकी जो वेलोसिटी है वो 0, क्योंकि भाई वेलोसिटी नहीं रहेगा तभी तो ये एक्सट्रीम है, ये इससे ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। अगर यहाँ बोले तो यहाँ टेंशन T लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, ठीक है। और अगर हम बोले तो ये थीटा है, यह भी क्या होगा थीटा, और यहाँ पर mg cos थीटा, और यहाँ से इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन मूवमेंट नहीं हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर फिर से एक्सट्रीम से उसे लोअर पॉइंट की तरफ जाना है, इसका मतलब कि इस mg का एक कंपोनेंट कोई होगा जो इसे फिर से वापस बुलाएगा, वापस बुलाने का मतलब ये mg cos थीटा, तो ये हो जाएगी mg sin थीटा। अगर हम एकदम से थोड़ी बात करें तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन मिलने वाला है एट एक्सट्रीम, एक्सेलरेशन जो मैग्नीट्यूड की बात किया है इसलिए सवाल आसान है और मैं ज्यादा कुछ नहीं, तो एक्सेलरेशन केवल g sin थीटा मिलने वाला है जो इसे मीन पॉइंट की तरफ वापस बुलाएगा, ठीक है। अगर हम लोअर पॉइंट पर आए, लोअर पॉइंट पर तो थोड़ा सा गौर करना, लोअर पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो इस पॉइंट पर हमारा क्या होगा कि ये जो टेंशन है
और mg है एक दूसरे को बराबर कर देगा, तो इससे कोई मतलब कुछ भी मिलने वाला है नहीं। लेकिन जो भी यहाँ से एक्सट्रीम के बाद वो मूव किया है तो यहाँ से कोई वेलोसिटी मिल रहा होगा, ठीक है, और इस वेलोसिटी के कारण उसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, क्योंकि आप सर्कुलर पाथ ये वर्टिकल सर्कुलर हो गया, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो यहाँ पर लोअर पॉइंट पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो मिलेगा वो v²/r, r मतलब लेंथ ऑफ थ्रेड, देख लेते हैं भाई, तो हम मान लेते हैं लेंथ ऑफ थ्रेड l, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ हमें जो लोअर पॉइंट पर एक्सेलरेशन मिलेगा v²/l, ठीक है। अब ये दोनों मैग्नीट्यूड को कर रहा है इक्वल, मतलब कि यहाँ पर आपको ये बोल रहा है कि यहाँ जो एक्सेलरेशन हमें मिला है एक्सट्रीम पर g sin थीटा और जो मिला v²/l दोनों इक्वल। अब दोनों को इक्वल डायरेक्ट कर देंगे तो हमें थीटा की वैल्यू मिलेगा नहीं, ठीक है, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो छोटी सी बात है जिसको ध्यान में रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। वो काम ये है कि भाई एक्सट्रीम पोजीशन और लोअर पोजीशन सभी के केस में हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से अगर देखें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम एंड टोटल एनर्जी एट लोअर पॉइंट, ये दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। तो एक्सट्रीम पर क्या एनर्जी है, तो एक्सट्रीम पर भाई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ये L है तो कितनी हाइट ऊपर गई है, आप खुद देखो, ये L है तो आपका ये जो कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट वो मिलेगा L cos थीटा, ठीक है। तो ये कितना हाइट गया, तो ये गया होगा mg L माइनस L cos थीटा, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक तो वहां कुछ है नहीं क्योंकि आपने खुद बोला कि वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है। और बॉटम पर देखें तो बॉटम को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पोटेंशियल कुछ नहीं लेकिन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², 1/2 mv², m से m को शहीद कर दिए। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो सकता है g, L कॉमन ले लिए, 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 v²। सॉल्व करना है और कुछ नहीं, g 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 v²/l। अब ये v²/l आ गया, इसलिए हम इसको सेट कर दें कि ये पहले से मेरे पास कुछ डिटेल में था। v²/l लोअर पॉइंट का एक्सेलरेशन है, वही मैग्नीट्यूड जो सवाल में कह रहा है कि इक्वल होगा किससे, एक्सट्रीम पॉइंट एक्सेलरेशन मतलब g sin थीटा। तो हम यहां से डायरेक्ट वैल्यूज को उठा दें तो हम कर सकते हैं g * 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 g sin थीटा। g से g को सही कर दीजिए और कुछ नहीं, 1 - cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा/2, ठीक है, और इज इक्वल टू 1/2 sin थीटा। sin थीटा को भी अगर इस थीटा/2 में तोड़ दें तो sin उसको sin 2 * थीटा/2 मान सकते हैं। तो sin 2 * थीटा/2 का मतलब क्या हुआ, देख लेते हैं। ये हुआ 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। एक से इसका पावर खत्म, ठीक है ना, ये 2 से 2 खत्म हो गया। और अब इधर बच रहा है हमारे पास, जो बच रहा है कैलकुलेशन के लिए केवल इधर sin थीटा/2 इधर cos थीटा/2 कर देते हैं भाई, क्योंकि tan के केस में कुछ आंसर दिया है तो हम कर देते हैं tan थीटा/2 इज इक्वल टू, ये 2 उधर आ जाएगा 1/2, ठीक है। और यहां से करें तो हम कह सकते हैं थीटा/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 एंड थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2, ठीक है ना। मतलब ऑप्शन बी हमारा पूरी तरह से हूबहू मिल रहा है, ठीक है ना। कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन है, यहां देख ले, केवल ये पार्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर आपके दिमाग में आएगी तो कर सकते। और अगर ये प्रॉब्लम के हिसाब से बात की जाए तो ये प्रॉब्लम था जो आपको 2 मिनट 2.5 मिनट का या 1.5 मिनट का समय ले सकता है, क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट को एक साथ सुनना था। साथ साथ प्रॉब्लम तब बनती जब आप मैग्नीट्यूड के बारे में सुनते, क्योंकि वर्टिकल प्लेन में जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं तो उसमें डायरेक्शन हर समय चेंज कर रहा होता है। तो सवाल कभी भी डायरेक्शन में अगर जोड़ देगा तो बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड पर दिया इसलिए सवाल ये आसान था। अगर हम एनटीए के आंसर को देखें तो एनटीए ने भी हमारे आंसर को मार्क किया 2 tan इनवर्स 1/2, ठीक है।
अगले क्वेश्चंस को देखें। असर्शन रीजन जो मतलब कॉन्सेप्ट का एक अच्छा जांच कर देता है, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर असर्शन रीजन में जिससे पहले स्टेटमेंट को देखें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। सही बात है सर कि वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जीरो होता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। मतलब स्टेटमेंट 1 के साथ ये एक थियरी है, कॉन्सेप्ट है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन मतलब डाउट ही नहीं है, क्लियर है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। भाई सिंपल, पहले स्टेटमेंट में कहा है कि आपका वर्क डन आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे, मूविंग करेंगे चार्ज को, तो कुछ भी नहीं होगा। और उसका एक्सप्लेनेशन अगर आपने क्लास किया होगा तो उसका एक्सप्लेनेशन यही बताया गया होगा कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए मूवमेंट के दरमियान, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मिलेगा फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर होगा तो भाई उसका cos 90 का वैल्यू जाए तो जीरो, इसलिए इसका वैल्यू जीरो ही मिलने वाला वर्क डन। इसका मतलब कि स्टेटमेंट 1 सही तो है और साथ साथ दूसरा पार्ट इन्होंने जो दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब ऑप्शन के हिसाब से देख ले तो आप कह सकते हो कि असर्शन रीजन बोथ करेक्ट, और ये नहीं होगा, यस सी आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा आंसर इस केस में होने जा रहा है। चेक कर लेते हैं एनडीए का आंसर क्या दिया हुआ। एनडीए का भी आंसर यही दिया हुआ है कि बोथ असर्शन रीजन करेक्ट है और जो रीजन है वो एक्सप्लेनेशन करेक्टली है। हमें लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी एग्जाम हॉल में इसे लेकर के। अगले सवाल को देखें। An object is placed in a medium of refractive index 3 and electromagnetic waves of intensity ignita falls normally on the object and it is absorbed completely. The radiation pressure on the object would be। देखो इससे सिंपल समझे, अगर आप वेव ऑप्टिक्स को पढ़ चुके हो तो ये देखो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में भी आपको ये डिस्कस किया, अलग अलग पैकेज में थोड़ा सा पार्ट कहीं कहीं डिस्कस होगा। तो कहता है कि किसी सरफेस पर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाता है तो एक वेलोसिटी के साथ जाए। अब ये सरफेस जो हो सकता है ना वो रिफ्रैक्टिव हो सकता है, रिफ्रैक्टिव सरफेस, ठीक है, या फिर एब्जॉर्बिंग सरफेस होगा, ठीक है। अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो वो क्या करेगा कि जो ईएम वेव गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गया, उसको टक्कर लगा करके वापस फेंक दे, ठीक है ना। और जो अगर एब्जॉर्बिंग होगा उसे वो एब्जॉर्ब कर दे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगी कि जो रे आपका मतलब डेविएशन के पार्ट होगा, अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है, अगर रिफ्लेक्टिंग है तो टकरा करके v से आएगा, तो मोमेंटम में बदलाव, और मोमेंटम में बदलाव मतलब फोर्स डेवलपमेंट और फोर्स बाय एरिया करोगे तो प्रेशर। और अगर एब्जॉर्बिंग रहेगा तो ये v वेलोसिटी से जाएगा और एब्जॉर्ब होगा तो फिर से वेलोसिटी में बदलाव होगा, मतलब मोमेंटम में बदलाव, और फिर से फोर्स डेवलप होगा और वो फिर से प्रेशर। अगर इस सवाल की बात करें पर्टिकुलरली, इस सवाल में कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना होगा। यहां बोला है कंप्लीटली एब्जॉर्ब, ठीक है, और अगर कंप्लीटली एब्जॉर्ब है तो सीधे रेडिएशन प्रेशर, मतलब कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसी को बोल रहे रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है μI/c फॉर कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग, ठीक है। और कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग होता तो प्रेशर जो हो जाता वो हो जाता 2μI/c, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए बस ये वैल्यूज को लिख लिए कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग के लिए, रिफ्लेक्टिंग होता तो, और ये अभी बोल रहा सवाल में एब्जॉर्बिंग। फॉर्मूला को डालने की वैल्यूज p μ की वैल्यूज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3 दिया है, I की वैल्यूज 6 × 10⁸ और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸। सही हो गया आंसर 6, ठीक है। आंसर 6 का मतलब हुआ कि आपका ये आंसर, ठीक है, एलडी के आंसर को मिला ले सही है हम अपना आंसर, ठीक है। तो हम छोटे छोटे यूनिट्स में वीडियो ले रहे हैं, अभी के लिए इतना ही रहेगा वीडियोस में, ठीक है ना। वीडियोस में हम इसमें 5 सवाल को लिए, अगले पार्ट में आप देखें नेक्स्ट 5 सवाल को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।